Students, welcome again to your own YouTube channel of school, School of But Study On. And today I am here with a new topic in physics, gravitation. आज हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस से ही टाइप ऑफ फोर्सेज में एक फोर्स पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, और वो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, अ फोर्स दैट अप्लाइड बाय अर्थ टू एनी ऑब्जेक्ट, और वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी अर्लियर क्लासेस से टाइप ऑफ फोर्सेज में पढ़ा होगा। उसके एक और जो डेली लाइफ से रिलेटेड और काफ़ी फेमस चीज़ है, और सबसे पहले जब ग्रेविटेशन के बारे में बात की गई थी तो सबसे पहले यही चीज़ डिस्कस की गई थी कि वाई ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल इन डाउनवर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप उसे फ्री छोड़ देते हो तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों जाता है, ये ईस्ट वेस्ट लेफ्ट राइट और अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता। वाई ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज फॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भी एक ग्रेविटेशन का ही कंसेप्ट है। तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होता है क्योंकि अर्थ की एक प्रॉपर्टी है कि वो सभी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। ये अर्थ की प्रॉपर्टी है, इसके वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे जाते हैं। लेकिन जब फर्दर इसकी स्टडी की गई तो देखा गया कि ये सिर्फ एक अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं है। इस यूनिवर्स में जितने भी मासेज हैं, ऑल हैज़ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द अनदर मासेज। जैसे ये सभी मासेज की प्रॉपर्टी है, जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन रिपल्शन। कोई एक मैटर है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन गेन द हीट और रिलीज द हीट। ये सारी मैटर की प्रॉपर्टी है। उसी में से मैटर में भी मासेज होती है। तो मासेज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इस यूनिवर्स में जितने भी मासेज हैं दे ऑल अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स यदि आप यहाँ पे खड़े हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो इस यूनिवर्स के जितने भी मासेज हैं, सोलर सिस्टम है, स्टार्स हैं, वो सभी आप पे एक फोर्स लगा रहे हैं। दे ऑल वांट टू अट्रैक्ट यू, सभी आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं एक फोर्स के साथ। यदि आपके सराउंडिंग की भी जितनी चीज़ें हैं, आप कमरे में बैठे हो, कमरे का वॉल, आपकी बुक, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो भी, वो सारी चीज़ें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो जब ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और अर्थ भी हमें अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ का जो अट्रैक्शन है डेट वी कैन फील। जब आप व्हेन यू जंप फ्रॉम हाइट देन यू फॉल डाउन, मीन्स जो अर्थ ने आपको अट्रैक्ट किया वो आप फील कर रहे हो। बट आपके सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं वो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, वो आप फील नहीं करते हो। व्हाट इज़ द रीजन? उस रीजन को समझने के लिए हम लोग एक चीज़ डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा, प्रीवियस चैप्टर में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में लगने वाला फोर्स वो टू टाइप का हो सकता है, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले ये देखें कि एक यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मीन्स इसके सराउंडिंग की जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, यदि आप अपना एज्यूम्शन करते हो कि आप हो, तो सराउंडिंग में जितने भी मटेरियल्स हैं, मून, स्टार, प्लैनेट, जितने सभी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनका अट्रैक्शन आपको क्यों फील नहीं होता? आपके सराउंडिंग की जो मटेरियल्स है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है, उनका अट्रैक्शन आपको क्यों फील नहीं होता है, और अर्थ का अट्रैक्शन आप फील कर सकते हो। तो देखते हैं होता क्या है। जैसे मैंने क्या माना कि आपने क्या रख दिया, एक स्टेबल पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप क्लास में बैठे हुए हो, आपके साथ आपके बेंच पे एक और आपका फ्रेंड बैठा हुआ। तो जैसा मैंने बताया कि सभी मासेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, मीन्स आप अपने फ्रेंड को अट्रैक्ट कर रहे होगे एंड आपका फ्रेंड आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा। देन वाई यू नॉट शिफ्ट, आप क्यों नहीं शिफ्ट होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक क्यों नहीं आ जाते हैं जब ये अट्रैक्शन फोर्स वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो उसी तरीके से यदि मैंने यहाँ पे दो बॉल लिया है और इसे मैंने टेबल पे रख दिया, ये दोनों बॉल पूरे यूनिवर्स का जितने ही मासेज है इस पे ही फोर्स लगा रही होगी, इस पे भी, एंड ये दोनों जो बॉल है वो भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा। मैंने मान लिया कि ये वाला बॉल था B1 और ये है B2, तो ये B1 वाला जो B2 बॉल है वो B1 को इधर अट्रैक्ट करना चाह रहा होगा, एंड जो B1 है B2 को इधर अट्रैक्ट करना चाह रहा होगा। देन वाई दे डोंट मूव, क्यों नहीं मूव करते हैं, समझते हैं इसके पीछे का रीजन। ये बॉल यदि स्टेबल पे रुका हुआ है, मीन्स
स्टेबल मीन्स इसमें उस टाइम पे हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया पढ़ा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाले कंडीशन में है, ये रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। लेकिन यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, बॉल बी टू ट्राई टू अट्रैक्ट दिस बॉल, ट्राई टू पुल टुवर्ड इटसेल्फ, अपने तरफ खींचना चाह रहा है, देन ये क्यों नहीं मूव करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो टेबल है और ये जो बॉल है, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा। आप एज्यूम कर सकते हैं वो फोर्स कौन सा रहा होगा, वो फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स एक इस बॉल और टेबल के बीच में लग रहा है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से इसमें एक इनर्शिया वाला कंडीशन है। यदि आपने इस पर कोई फोर्स लगाया, जैसे ये बॉल B2 इसको अपने तरफ खींचने के लिए एक फोर्स लगा रही है, तो वो फोर्स यदि इनफ है इस फ्रिक्शनल फोर्स को कैंसिल करने के लिए, देन ये बॉल क्या है उस बॉल की तरफ मूव करेगा। और यदि ये बॉल इनफ नहीं है बॉल B2 के एट्रैक्शन फोर्स, यदि ये बॉल B जो एट्रैक्शन फोर्स लगा रही है वो इनफ नहीं है इस फ्रिक्शनल फोर्स को कैंसिल करने के लिए, देन ये बॉल ऐसे ही स्टिल रहेगी। हाँ, यदि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तब सिचुएशन कुछ भी हो सकती थी। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन का रोल है कि फ्रिक्शन की वजह से हमारे सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं वो इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं अप्लाई कर रही होती हैं कि वो फ्रिक्शन वाले फोर्स को कैंसिल करे, और इस वजह से आपके सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं वो आपके तरफ मूव होती हुई नहीं दिख रही होती हैं। बट एक अट्रैक्शन फोर्स मास की वजह से हमेशा हमारे सराउंडिंग में जितने भी मटेरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पे लग रहा होता है। अब इसी को और थोड़ा फिजिक्स के लैंग्वेज में यदि डिफाइन करना चाहें तो इसे फिजिक्स के लैंग्वेज में एक थ्योरी से जाना जाता है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि हमारे सराउंडिंग की जितने भी या फिर यूनिवर्स में जितने भी मासेज हैं वो सभी क्या करते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो अट्रैक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए कि वो जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, आप जानते हैं कि हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, तो वो फोर्स कितना लग रहा होगा उसे कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। चलिए देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो मासेज के बीच में या मोर देन टू मासेज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है to the product of the masses. The force of attraction acting between two bodies or two system of bodies which directly proportional to the product of masses. उन दोनों masses का जो product होगा उसके proportional होगा। इसे समझते हैं कैसे। हमने यहाँ पे दो बॉल को एक फिक्स हमने एज्यूम किया कि एक बॉल है हमारे पास जिसकी मास, एक बॉल है A और हमने मान लिया कि दूसरा बॉल है B। बॉल A की मास है M1 और बॉल B की मास है M2, और इन दोनों को हमने एक डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा, और ये डिस्टेंस इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस है। सेंटर ऑफ मास मीन्स जहाँ पे सारा मास एक्यूमुलेट, फिजिक्स में ऐसा जो कंसेप्ट है उसे हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, हमने सपोज किया कि वो डिस्टेंस है r। देन ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अब इन दोनों बॉल्स के बीच में, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन फोर्स, वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या कि आप सपोज कर लो कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, एक हमने मान लिया कि ये M1 का वैल्यू है यहाँ पे M1 इक्वल 10 kg, और यहाँ पे हमने यहाँ पे M2 की वैल्यू हमने ली है 12 kg। तो इन दोनों के बीच में अब इन दोनों मास की यदि आप प्रोडक्ट फाइंड करें, मीन्स M1 इंटू M2 फाइंड करें, देन 10 इंटू 12 120, मीन्स ये 120 आ रहा होगा। मास की बात करें तो 120 kg।
एक दूसरा सिचुएशन हमने लिया जहां पे m1 इक्वल, यदि हम कंसीडर करते हैं 15 और यहाँ पे कंसीडर करते हैं m2 इक्वल 10 kg, ये 15 और ये 10 kg। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जब आप फाइंड करेंगे m1 इंटू m2, देन ये कितना हो जाएगा 150। मीन्स दोनों मासेज का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन विल इंक्रीज बिटवीन दीज टू बॉडीज। ये दोनों का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसको यदि हम लोग एक फॉर्मूलेशन इसका करना चाहें, एक मैथमेटिकल टर्म में इसे लिखना चाहें, देन वी कैन राइट हेयर। मैंने बस ये समझाने के लिए नंबर वाले फॉर्म में बताया। यदि आप इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं F, here F is the force of attraction acting between ball A and ball B. F will directly proportional to product of masses, मीन्स ये दोनों मासेज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल ही फोर्स लग रहा होगा। बट हेयर एक कंडीशन है, देयर इज ए कंडीशन हेयर कि ये मासेज जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे इन दोनों के बीच के लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। बट यू हैव टू कीप द डिस्टेंस फिक्स, बट आपको इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स ही रखेंगे तभी ऐसा होगा। यदि आप उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को वेरी करेंगे देन दिस वैल्यू ऑफ द फोर्स विल ऑल्सो वेरी। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेज। दो मासेज जो आपने कंसीडर किया है उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसका क्या है कि यदि आपने ये बॉल m1 और m2 लिया है और पहले आपने डिस्टेंस r इक्वल रखा था 10 मीटर, राइट। सेकेंड, ये पहले कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में व्हेन हम लोगों ने लिया r इक्वल 15 मीटर, ये मास अभी भी वही है m1 और m2। आप डिस्टेंस जितना बड़ा कर देंगे ना, आप डिस्टेंस को 10 पहले रखा था, उस समय मान लो कोई एक फोर्स F1 लग रहा था, आपने जब डिस्टेंस कर दिया 15 तो मान लो उस समय कोई फोर्स F2 लग रहा था। तो यहाँ पे ये जो F2 का वैल्यू होगा F1 से छोटा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कम होगा, और वो दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। आप इसे ऐसे समझें कि ये जो फोर्स, एक ऑब्जेक्ट जैसे आप और आपका फ्रेंड दोनों बेंच पे बैठा हुआ है, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इतना इनफ नहीं है कि वो दोनों को स्लाइड कर दे। मीन्स वो काफ़ी नेग्लिजिबल, काफ़ी लो अमाउंट का फोर्स है, काफ़ी कम फोर्स है। वो इतना फोर्स नहीं कि दोनों के एक दूसरे से ऐसे ज्वाइन कर दे, बट फोर्स वहाँ भी लग रहा है। बट यदि आप बेंच पे बैठे थे और जैसे जैसे आप दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी ना, ये फोर्स और उतना कम होता जाएगा, रहेगा अभी भी नेग्लिजिबल बट लेकिन वो और अमाउंट में कम होता जाएगा। और अब जैसे जैसे क्लोज आते जाओगे आपके और आपके फ्रेंड के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक फिक्स बॉडी हो, आपकी मासेज फिक्स है। तो ये अब इसे यदि स्टेटमेंट के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, देन वी कैन राइट हियर F is inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ये इसे यदि मैं एक इक्वेशन 1 कंसीडर करूं और इसे 2 कंसीडर करूं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों F ही हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप एक साथ लिखना चाहेंगे देन यू कैन राइट हेयर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यू कैन राइट दिस। हम लोग इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखा। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल साइन को यदि आप हटाना चाहें, प्रोपोर्शनल साइन के बारे में मैंने बताया है पहले। प्रोपोर्शनल साइन मीन्स क्या, जैसे आप एक
एग्जाम्पल से समझना। कोई आप एक पेन है, एक पेन, उसकी कॉस्ट आप मान लो कि 10 रुपीज़ है, ठीक है। एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़। 2 पेन की कॉस्ट है, 2 पेन की यदि बात करो तो उसकी कितनी हो जाएगी 20। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि आप जितना ज़्यादा पेन खरीदोगे उतना ही ज़्यादा आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। मीन्स यदि मैं अमाउंट की बात करूँ तो ये अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ पेन के। मतलब आप नंबर ऑफ पेन जितना बढ़ाते जाओगे ये अमाउंट उतना ही बढ़ता जाएगा। या दूसरे तरीके से बोले तो ये अमाउंट जितना बढ़ाओगे आपको उतना ही ज़्यादा पेन मिलेगा। लेकिन ये होगा कैसे, ऐसे समझते हैं। नंबर ऑफ पेन यहाँ पे यदि आप लिखो 2, तो आपको जो अमाउंट पे करना होगा वो कितना करना होगा, 2 इंटू 2 पेन के लिए यदि बात करो तो जो अमाउंट पे करना होगा 2 इंटू 10। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे या फिर इसको ऐसे लिखें, अमाउंट इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेन। तो अमाउंट जो भी मिलेगा यदि आप नंबर ऑफ पेन 2, एक पेन का कॉस्ट कितना है, एक पेन का कॉस्ट है 10, आपने एक पेन लिया तो आपको अमाउंट कितना 10 पे करना होगा। ये फिक्स वैल्यू रखो। यहाँ पे यदि आपने 3 पेन लिया देन आपको कितना 30 रुपये पे करना होगा। तो यहाँ पे अमाउंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ पेन के, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है तो वो है 10। ये 10 के मल्टीपल में आपको अमाउंट हमेशा पे करना होगा आप जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन इंक्रीज करते जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए भी हमें एक कांस्टेंट वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू है कैपिटल G, एंड इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है टू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के किसी भी दो मास या दो सिस्टम ऑफ मास के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, वी कैन कैलकुलेट दिस फोर्स बाय दिस फार्मूला। हियर m1 एंड m2 आर masses and r is the distance between the center of the objects। ये है। यहाँ पे यदि g की वैल्यू की बात करें तो g की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे g की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये वैल्यू सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली जो इसे कैलकुलेट किया था हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था। अब इस कैपिटल जी का जो एक फिक्स वैल्यू है इसकी मीनिंग क्या है और इस फॉर्मूले में वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ये जी की वैल्यू है कि व्हेन वी केप्ट 2 मासेज ऑफ 1 kg, 1 kg के 2 मासेज को यदि आपने 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा, देन जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स की वैल्यू है ये। इसे यदि आप फिजिक्स के लैंग्वेज में समझना चाहें दिस नंबर को, तो दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको यदि आपने 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा है और उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन का, वो फोर्स कहलाता है ये। और ये जो मास मिलने वाली है आपको उस 1 kg के मल्टीपल के फॉर्म में ही मिलने वाली है ना, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 100 kg, या फिर आप डिवाइड करो तो 1 को 100 पार्ट, 1000 पार्ट, जितने पार्ट में भी आप डिवाइड करेंगे तो उसके मल्टीपल के फॉर्म में ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो 1 kg का 2 ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो फोर्स लगने वाला है और उसे डिस्टेंस रखा गया 1 मीटर पे, तो ये डिस्टेंस भी जो आपके मिलने वाला है 1 के मल्टीपल में ही मिलेगा। तो ये एक यूनिट कह सकते हैं कि 2 यूनिट मास के ऑब्जेक्ट एक यूनिट डिस्टेंस पे रखा गया, तब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो है इस कैपिटल जी का वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड दिस वैल्यू ऑफ कैपिटल जी विल नेवर चेंज इन दिस होल यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स में इस जी का वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होता है, सो इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट को बताऊंगा
और इस जी के वैल्यू को थोड़ा और इलेबोरेट करके और इस फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं और इसके बारे में और जितनी भी डीप से जानने वाली चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।